एक कल्पना करते हैं थोड़ी देर के लिए ना। मान लीजिए कि शहर के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा और खूबसूरत सा पब्लिक पार्क है। अच्छा। हाँ, और वहाँ जाने के कुछ तय और बहुत ही बुनियादी नियम है, जैसे कि कचरा मत फैलाओ या फूल मत तोड़ो, और पार्क रात को 8 बजे बंद हो जाएगा। राइट। ये तो काफी आम नियम है। बिल्कुल, और ये नियम लिखित है, स्पष्ट है और हर इंसान को पता है। लेकिन अचानक उस पार्क का गार्ड हर दिन अपनी मर्जी से नए नियम थोपने लगे तो? अपनी मर्जी से मतलब किस तरह के नियम? जैसे आज वो कहे कि लाल शर्ट पहनकर अंदर आना मना है, कल कहे कि सिर्फ तेज चलने वालों को ही एंट्री मिलेगी, और परसों शायद उसका मूड खराब हो और वो फरमान जारी कर दे कि जो भी ग्रुप में हंस रहा है उसे तुरंत बाहर निकाल दिया जाए। ओह वाह, ये तो बहुत ही अजीब और मनमाना तरीका हो गया। है ना? बिना किसी लिखित कानून के रोज बदलते इन नियमों को अगर कोई ना माने तो उसे हमेशा के लिए पार्क से बैन कर दिया जाएगा। तो जाहिर है ऐसे माहौल में कोई भी इंसान उस पार्क में रिलैक्स महसूस नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। उस पार्क में जाने वाला हर इंसान एक अजीब से खौफ और अनिश्चितता में रहेगा। लोग खुद को एक्सप्रेस करना ही बंद कर देंगे। और अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, है ना, तो ठीक यही स्थिति आज हमारे दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पार्क के साथ पैदा हो रही है। यानी इंटरनेट के साथ? हाँ जी, इंटरनेट। बिना स्पष्ट कानूनों के सिर्फ रोजमर्रा के आदेशों से एक पूरी व्यवस्था को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स यानी आईटी रूल्स 2021 में जो प्रस्तावित नए बदलाव है ना, उन पर गौर करेंगे। बिल्कुल। और आज का जो हमारा सोर्स मटेरियल है वो एक बहुत ही विस्तृत एडिटोरियल है। ये एडिटोरियल इस बात का विश्लेषण करता है कि कैसे सरकार डिजिटल सिक्योरिटी और डिजिटल फ्रीडम के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की जद्दोजहद कर रही है। राइट। इंटरनेट हम सभी की जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है ना? और उसको कंट्रोल करने के ये जो नए नियम हैं, ये सबके डिजिटल अनुभव को जड़ से बदल सकते हैं। सही बात है। पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि आज की इस चर्चा में हम किसी राजनीतिक पक्ष या विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। हम यहाँ बस उन तथ्यों और विश्लेषणों को ध्यान में रख रहे हैं जो हमारे सोर्स मटेरियल में मौजूद है। हमारा मकसद बस निष्पक्ष होकर इस मुद्दे को समझाना है। एग्जैक्टली। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं सरकार के उस सबसे बड़े टूल से जिसके जरिए वो इन प्लेटफॉर्म्स पर अपना प्रभाव डालती है। हाँ, और इस पूरी बहस के केंद्र में एक बहुत ही टेक्निकल लेकिन बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसे हम सेफ हार्बर कहते हैं। राइट, सेफ हार्बर। ये टर्म पॉलिसी डिबेट्स में काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। अगर हम इस मुद्दे की तह तक जाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझना होगा कि सरकार आखिर इन ग्लोबल टेक जायंट से अपनी बात मनवाती कैसे है। हाँ। और इसका जवाब यही सेफ हार्बर प्रोटेक्शन है। तो अगर हम इसे आसान भाषा में डिकोड करें तो ये एक तरह का कानूनी कवच है। आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत, है ना? हाँ जी, सेक्शन 79। इसके तहत जो इंटरमीडियरीज हैं जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, यूट्यूब या एक्स, इनको एक लीगल इम्यूनिटी मिली हुई है। जिसका मतलब ये है कि अगर कोई यूजर उनके प्लेटफॉर्म पर कुछ गैर कानूनी या विवादित पोस्ट करता है तो उसके लिए सीधे तौर पर प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सही कहा। और यही वो मूल सिद्धांत है जिसने आज के इंटरनेट को इतना विशाल बनाया है। मतलब जरा सोचिए, अगर YouTube को हर दिन अपलोड होने वाले लाखों घंटों के वीडियोस के लिए लीगली जिम्मेदार ठहराए जाने लगे तो क्या होगा? ओह, तब तो उन्हें हर एक वीडियो को पब्लिश होने से पहले महीनों तक रिव्यू करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और इसी सेफ हार्बर की वजह से ही ये यूजर जनरेटेड कंटेंट का पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो पाया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और वो बदलाव क्या है? हमारे सोल्स के अनुसार अब सरकार इसी अहम कवच को एक लेवरेज या हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। प्रस्तावित बदलावों के तहत प्लेटफॉर्म्स को ये सेफ हार्बर इम्यूनिटी अब तभी मिलेगी जब वे सरकार द्वारा जारी की गई नॉन स्टैट्यूटरी एडवाइजरीज और क्लैरिफिकेशंस का सख्ती से पालन करेंगे। वेट, तो यहाँ सबसे बड़ा पेच फंसता है। इसको ऐसे समझते हैं, एक बिल्डिंग के मालिक या लैंडलॉर्ड का उदाहरण लेते हैं। अच्छा। किराएदार के किसी जुर्म के लिए मकान मालिक को तब तक सजा नहीं मिलती जब तक वो वहां है और पुलिस की जांच में सहयोग कर रहा है। ये उसका सेफ हार्बर है। बिल्कुल। लेकिन अब नए नियमों के हिसाब से अब सरकार कह रही है कि उस मकान मालिक को बिना किसी ऑफिशियल कानून के
रोज आने वाले अनाधिकृत या अनऑफिशियल निर्देशों का पालन करना होगा। और अगर वो नहीं करता तो? वही तो, अगर कोई अथॉरिटी रोज आकर मौखिक रूप से कोई नया नियम बता जाए और मकान मालिक उसे ना माने, तो किराएदार की गलती के लिए सीधे मकान मालिक को ही गुनहगार मान लिया जाएगा और उसे सजा मिलेगी। ये उदाहरण इस पूरी स्थिति के मैकेनिज्म को बहुत अच्छी तरह समझाता है। और इस प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है, उसे हमारा सोर्स एक रेगुलेटरी ग्रे जोन कहता है, यानी एक नियामक धुंध। धुंध मतलब चीजें स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, क्योंकि दिक्कत इन एडवाइजरीज के कानूनी हैसियत में है। हाँ। ये एडवाइजरीज ना नॉन स्टैट्यूटरी होती हैं, मतलब ये संसद से पास किए गए ऐसे कानून नहीं हैं जिन पर विपक्ष ने बहस की हो या जिन्हें न्यायपालिका ने परखा हो। अच्छा, तो ये बस सीधे आदेश है? हाँ, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच या सरकारी विभागों द्वारा जारी किए गए निर्देश हैं। बिना प्रॉपर कानून बनाए इस तरीके से अपना प्रभाव जमा सकती है, जो कि कानून बनाने के पारंपरिक सिस्टम को एक तरह से बाईपास करना है। और इसका ग्राउंड लेवल पर असर क्या होगा, ये सोचना काफी डरावना है, क्योंकि कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म अपना सेफ हार्बर खोना अफोर्ड तो नहीं कर सकता ना? बिल्कुल नहीं, उनके लिए मार्केट बहुत बड़ी है। तो जाहिर सी बात है वो सरकार की हर छोटी बड़ी एडवाइजरी को बिना कोई सवाल किए मान लेंगे। अगर सरकार कहेगी कि फला विषय पर कंटेंट हटा दो, तो वो बिना किसी कानूनी लड़ाई के उसे तुरंत हटा देंगे। उनके सिर पर तो हर वक्त सेफ हार्बर छिन जाने की तलवार लटक रही होगी। सही कहा आपने। और अब हमें इस बात के दूसरे पहलू पर भी जरूर गौर करना चाहिए। आखिर सरकार इस तरह के सख्त कदम उठा क्यों रही है? इन शक्तियों की जरूरत क्यों पड़ रही है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। ये हमें आज के सबसे आधुनिक टेक खतरे की तरफ ले जाता है, और वो है एआई जेनरेटेड डीप फेक्स और मिस इन्फॉर्मेशन का तेजी से फैलना। ओ हाँ, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। डीप फेक का खतरा वाकई बिल्कुल असली है। बहुत असली है। से राजनेताओं या मशहूर हस्तियों के ऐसे वीडियोस वायरल किए जाते हैं जो उन्होंने कभी बोले ही नहीं, है ना? लोग तुरंत विश्वास भी कर लेते हैं। एग्जैक्टली। अब जरा सोचिए, अगर किसी बड़े बैंक के सीईओ का कोई फेक ऑडियो वायरल हो जाए जिसमें वो कह रहा हो कि बैंक बैंकरप्ट हो गया है, तो क्या होगा? मार्केट में पूरी तरह पैनिक फैल जाएगा। हाँ, कुछ ही घंटों में शेयर बाजार क्रैश हो सकता है और इकोनॉमी को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में सरकार को तुरंत एक्शन लेने की जरूरत तो पड़ेगी। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हमारा एडिटोरियल भी इस खतरे की गंभीरता को पूरी तरह से स्वीकार करता है। डीप फेक्स सोशल स्टेबिलिटी के लिए, चुनाव प्रक्रिया के लिए और कानून व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे ज्यादा सावधानी बरतना एक उल्टा असर पैदा कर सकता है। इसका परिणाम सेल्फ सेंसरशिप हो सकता है। सेल्फ सेंसरशिप? हाँ, मतलब प्लेटफॉर्म्स पर हर वक्त ये दबाव होगा कि उन्हें सरकार की बात माननी ही है, तो वे खुद पर ही पाबंदी लगाना शुरू कर देंगे, जो अंत में डिजिटल आज़ादी को ख़त्म कर देगा। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक कठिन सवाल पूछना चाहूंगी। जी बिल्कुल, पूछिए। अगर डीप फेक से समाज में दंगे या अफवाहें इतनी तेजी से फैल सकती हैं, तो क्या सिर्फ आज़ादी के नाम पर इस मुद्दे को हल्के में छोड़ देना समझदारी है? मेरा मतलब है, क्या गलत जानकारी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाना वक्त की मांग नहीं है? आज़ादी का मतलब ये तो नहीं ना कि किसी को भी कुछ भी अफवाह फैलाने की छूट मिल जाए। ये काउंटर आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है और बहुत वैलिड है। गलत जानकारी को रोकना बेहद ज़रूरी है, लेकिन जब हम सेल्फ सेंसरशिप की बात करते हैं ना, तो हमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स को समझना होगा। साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि? जैसे मान लीजिए प्लेटफॉर्म्स को पता है कि अगर कोई भी कंटेंट सरकार को भ्रामक लगा तो उनका सेफ हार्बर खत्म। ऐसे में उनका एल्गोरिदम सिर्फ डीप फेक को ही नहीं हटाएगा, वो ना ओवर करेक्ट करेगा। अच्छा, मतलब ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाएगा? बिल्कुल। कोई सामान्य राजनीतिक व्यंग्य हो, कोई मीम हो, या सरकार की किसी नीति की कोई जायजा आलोचना ही क्यों ना हो, वो भी इस डर से डिलीट कर दी जाएगी कि कहीं इससे कोई विवाद न खड़ा हो जाए। इसे कोलैटरल डैमेज कहते हैं। ओह वाह! तो बीमारी का इलाज करने के लिए जो दवा दी जा रही है, वो एक तरह से मरीज के इम्यून सिस्टम को ही खत्म कर रही है। एग्जैक्टली, सही पकड़ा आपने। यहाँ बात सच में बहुत बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि डीप फेक का खतरा समझाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन नए नियमों के दायरे में या उनके रिडार में आखिर कौन-कौन आएगा। हाँ, और इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। राइट। क्या ये सिर्फ बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित है,
बिल्कुल नहीं। जब हम इन नए प्रस्तावों को ध्यान से देखते हैं तो इसमें एक इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी का जिक्र है। जी हाँ, और इस कमेटी का गठन और इसके अधिकार दोनों ही बड़ी चिंता के विषय हैं काफी लोगों के लिए। और सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कमेटी सिर्फ प्लेटफॉर्म्स को नहीं बल्कि इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर्स और यहाँ तक कि आम यूजर्स को भी जांच के दायरे में लाएगी। और यही सबसे बड़ी परेशानी की बात बताई गई है सोर्स में। मतलब सोच के देखिए, एक आम यूजर और एक बड़ी प्रोफेशनल डिजिटल न्यूज़ पब्लिशिंग कंपनी, दोनों को एक ही तराजू में तोला जा रहा है। एक आम व्यक्ति जो शायद सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर करता है, उस पे भी हैवी कंप्लायंस यानी नियमों का पालन करने का इतना बड़ा बोझ डाला जा रहा है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें, अगर बड़ी पिक्चर से कनेक्ट करें, तो इस तरह आम यूजर्स पर नियम थोपने से आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग यानी मनमानी हो सकती है ना? क्योंकि फैसले किसी खुली अदालत में नहीं बल्कि बंद कमरों में होंगे। बिल्कुल। और इस मनमानी के डर से इंटरनेट पर एक चिलिंग इफेक्ट आएगा। लोग जानकारी के बोझ यानी इंफॉर्मेशन ओवरलोड और लीगल डर की वजह से कुछ भी लिखने से घबराएंगे। सही बात है। एक आम इंसान हमेशा कानूनी पचड़ों से बचना चाहता है। अगर किसी को पता हो कि उसके एक छोटे से पोस्ट पर किसी सरकारी कमेटी का नोटिस आ सकता है, तो वो इंसान कुछ भी लिखने से पहले 100 बार सोचेगा। और आहिस्ता आहिस्ता जो इंटरनेट कभी फ्री स्पीच और खुले विचारों का मंच था, वो एक बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बन जाएगा। तो अब आगे क्या? अगर नए कानून में इतनी कमियां हैं और समस्या जैसे कि डीप फेक्स भी सच्ची है, जी, तो आखिर इस उलझन का समाधान क्या है? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। बिना पूरे सिस्टम को तोड़े हम सही संतुलन कैसे बनाएं? तो हमारे ट्यूटोरियल ने इसके लिए 3 महत्वपूर्ण स्तंभों या पिलर्स पर आधारित रेगुलेशन की सिफारिश की है। पहला है क्लैरिटी, दूसरा प्रोपोर्शनैलिटी और तीसरा अकाउंटेबिलिटी। ओके। जी। तो अगर मैं इन्हें थोड़ा सिंपल करूं तो पहला है क्लैरिटी यानी स्पष्टता। जी। इसका मतलब है कि नियम गोलमोल या एम्बिगुअस नहीं होने चाहिए। अगर भाषा स्पष्ट होगी तो ओवर रेगुलेशन नहीं होगा। जी, कोई भी आसानी से किसी पोस्ट को भ्रामक नहीं बता पाएगा। बिल्कुल सही। डेफिनेशन बिल्कुल नैरो और क्लियर होनी चाहिए। और दूसरा स्तंभ है प्रोपोर्शनैलिटी यानी अनुपातिकता। इसका मतलब यह है कि समाधान ऐसा होना चाहिए जो समस्या से बड़ा नुकसान ना कर दे। अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो देख सकते हैं कि अगर पोस्ट ऑफिस के जरिए कोई एक फ्रॉड चिट्ठी भेजी जा रही है, तो आप उस एक चिट्ठी या उस अपराधी को पकड़ने का सिस्टम बनाते हैं, राइट? हाँ, आप पूरे देश के पोस्ट ऑफिस को तो बंद नहीं कर देते ना। बिल्कुल वही पॉइंट है ये। फिक्स शुडंट कॉज मोर हार्म। राइट। डीप फेक सीरियस है, पर उसके चक्कर में पूरे इंटरनेट पर सेंसरशिप डाल देना वैसा ही है जैसे फ्रॉड के डर से पूरी पोस्टल सर्विस को बंद कर देना। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। और आखिरी स्तंभ है अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। सरकार के अधिकारों को कंट्रोल करने के लिए ट्रांसपेरेंट चेक्स एंड बैलेंसेस होने बहुत ज़रूरी हैं। किसी कमेटी के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होनी चाहिए जिसका कोई जुडिशियल रिव्यू ही ना हो। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? एक सुनने वाले के लिए इसका क्या निचोड़ निकलता है? बॉटम लाइन ये है कि एक कॉशियस अप्रोच यानी सावधानी भरा रास्ता अपनाना बेहद ज़रूरी है। इंटरनेट एक ओपन और इनोवेटिव स्पेस रहना चाहिए। इन हाईटेक खतरों से निपटने के लिए सिर्फ एग्जीक्यूटिव मैंडेट्स या सरकारी आदेशों की जगह एक पारदर्शी कानूनी ढांचा होना चाहिए जिस पर सबने मिलकर चर्चा की हो। तो इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो आईटी रूल्स 2021 के नए अमेंडमेंट्स और ये जो सेफ हार्बर का मुद्दा है ना, ये सिर्फ कुछ वकीलों या बड़ी टेक कंपनियों के बीच का कानूनी दांव पेच नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये असल में हमारी सिक्योरिटी और हमारी फ्री स्पीच के बीच चल रही एक कशमकश है। और ये जानकारी किसी भी इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। सही बात है, क्योंकि डिजिटल दुनिया से जुड़ा हर इंसान इससे प्रभावित होगा। राइट, क्योंकि कल को सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करना, किसी चीज़ को लाइक करना या फॉरवर्ड करना अब सीधे तौर पर इन्हीं नए नियमों के साये में आएगा। हाँ, और एक डर का माहौल हमेशा बना रहेगा अगर नियम स्पष्ट नहीं हुए तो। बिल्कुल। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक नया और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार यहाँ छोड़ना चाहती हूँ, जिसका जिक्र सीधे तौर पर हमारे सोर्सेज में तो नहीं है, पर वो इस विषय से गहराई से जुड़ा है। वो क्या है?
आज हमारी बहस सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म्स पे है, राइट? लेकिन जरा सोचिए, अगर कल सरकार ये तय करती है कि एआई चैटबॉट्स और जो एडवांस्ड सर्च इंजिन्स हैं उनको भी इन्हीं एडवाइजरीज के तहत फिल्टर किया जाना चाहिए, तो क्या होगा? और ये तो और भी बड़ी बात हो जाएगी, है ना? तो क्या हमारा आने वाला वेब ब्राउजर सिर्फ वही सच दिखाएगा जो इस कमेटी के हिसाब से सही हो? क्या भविष्य में सच्चाई का निर्धारण या डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रूथ अब हम इंसान नहीं बल्कि कुछ एल्गोरिदम्स और सरकारी कमेटीज मिलकर करेंगी? ये सच में सबको खुद से पूछना चाहिए। बिल्कुल, यही वो सवाल है जिस पर हमें डीपली सोचना चाहिए, और इसी सवाल के साथ हम इस गहरे विश्लेषण को यहीं रोकते हैं।